यूनिट फर्स्ट और पेपर फर्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले टीचिंग की बात की गई इसमें, ना टीचिंग जो है हम लोग जानते ही हैं पर्पसफुल डायरेक्शन होता है, और ये एक मैनेजमेंट है। किसके लिए? लर्निंग प्रोसेस के लिए, है ना। और शार्ट में हमने इसको जो है लिखा है, ठीक है, जहाँ पे वैसे ये तो कुछ इतना ख़ास नहीं है, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसको, है ना। तो थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। टीचिंग जो है ये एक प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट को जो है उनके बिहेवियर में तब्दीली हो जाए और सही इंगेजमेंट हो उनका, है ना। तो ये एक टीचर करता है। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों की इनफरादियत को पहचाने और उस इनफरादियत को मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है टीचिंग करना है। ये सब चीज़ें हम लोग जो है ऑलरेडी पता है। अच्छा, टीचर में आमतौर से 3 चीज़ें होती है। 5वें पे देखिए, जो बुलेट पॉइंट 5 है उसमें देखिए, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके अलावा जो अदर्स वेरिएबल जो है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखने की है कि टीचर जो है इंडिपेंडेंट है और लर्नर डिपेंडेंट है। यानी लर्नर डिपेंडेंट है किसके? टीचर के लिए, और उसके बीच का वेरिएबल जिसके कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ टीचिंग। स्लाइड दिख रही है ना आपको? उसके बाद है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। तो नेचर में क्या है? ये डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है, और लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। यानी इसका मतलब ये कि इसमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है, यानी पूरी ज़िंदगी टीचर्स को ट्रेनिंग लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजली रिलेटेड होता है इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग के, ठीक है, और essentially an intellectual activity towards self-organization. It is a continuous process. It is an art as well as science. It is a social service. Teaching is a profession. ये तमाम चीज़ें नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टीचिंग की। तो सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, यानी इसमें वैल्यूज़ को डेवलप किया जाता है, ये इसका मकसद है। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, इसमें से सवाल ज़्यादा आता है। मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, इसको थर्ड पुल लेस लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना सही? हाँ। इट इज़ अ कंसर्न with memory or mental ability that existing in all living being, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, बस सिंपली रट लेना है बिना मतलब समझे, बस फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को, फार्मूलाज को, लॉ को, तमाम चीज़ों को यहाँ पे क्या करना है, सीखना है, रट लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो टीचिंग होती है वो सिस्टमेटिक टीचिंग होती है ना। यानी लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय द रोड, यानी क्या बोलते हैं, रटने के एतबार से, याद करने के एतबार से इसमें टीचिंग का ज़्यादा माहौल रहता है। अच्छा, उसके बाद इसमें जैसे फोकस, सिंटेक्स, उसके बाद सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, ये तीनों जो चारों हैं ये हायरार्की है, ये याद रहे, है ना। इसको थोड़ा सा हम 1-2 मरतबा याद कर लें। फोकस, सिंटेक्स,
सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, फोकस में क्या होता है? ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग नॉलेज फैक्ट्स, रिकॉलिंग द लर्नर फैक्ट। ठीक है। सिंटेक्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। सिंटेक्स का ये जो है हायरार्की हम लोग कैसे याद करे थे, याद है आप? प्रिपरेशन और स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। इसको हमने क्या बनाया था, इसका ट्रिक? अच्छा, हाँ, याद आया। प्री एसपी आजा, है ना? प्री एसपी आजा। प्री मतलब प्रिपरेशन, एसपी यानी स्टेटमेंट ऑफ एम, और पी से प्रेजेंटेशन, आजा यानी एसोसिएशन, जे से जनरलाइजेशन, और ए से एप्लीकेशन। प्री एसपी आजा, है ना? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन करते वक्त बहुत ये काम आता है। सोशल सिस्टम में पीपल और टीचर हो जाएंगे। ठीक है। सपोर्ट सिस्टम में ऑरल, रिटन, एसे टाइप एग्जामिनेशन। आगे चला जाए। चलिए, अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल। इसको जो है मोरिसन ने दिया था। इसको थॉटफुल लर्निंग कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। ठीक है। क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, यानी बच्चों को यहाँ पे समझना है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट को जो है टीचर यहाँ पे समझाता है। ठीक है। इसमें जो फोकस किया जाता है, देखिए नीचे जो बुलेट पॉइंट में फोकस दिया हुआ है, मास्टरी ऑफ द कंटेंट, यानी कंटेंट पे मास्टरी करवाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो सिंटेक्स है, इसको हमने याद किया था, याद है कैसे बनाए थे ट्रिक? जी साहब। हाँ, एक्सप्री और, ठीक है, एक्स से एक्सप्लोरेशन, प्री से प्रेजेंटेशन, और से यानी ए से असिमिलेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, आर से रेसिटेशन। ठीक है। एक्स, प्री और। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। यहाँ पे टीचर्स कंट्रोल करता है बिहेवियर ऑफ पीपल को। ठीक है। और यहाँ पे पीपल टीचर जो एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा सा मतलब अच्छे से फुल इन्वॉल्वमेंट रहती हैं, यानी अच्छे से कोलाबोरेशन होता है। ठीक है। टीचर जो समझाता है और बच्चे उसे पार्टिसिपेट करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है सपोर्ट सिस्टम में क्या है, पीपल्स पास एग्जाम्स इन प्रेजेंटेशन टू इंटर इनटू असिमुलेशन, to enter into organization and recitation. At the end, a written test is taken. Similarly, recitation is followed by oral test, essay, objective type questions. ठीक है। यानी यहाँ पे हर तरीके से सवालात किए जाते हैं बच्चों से, ताकि उनका सही इवैल्यूएशन हो कि कितना अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव जो लेवल है, यहाँ पे क्या होता है कि यानी एकदम अच्छे से थॉटफुल लर्निंग की जाती है। इसको बिग एंड हुंट ने दिया था, और इसका मतलब मकसद ये है कि बच्चे सीखने के बाद रिफ्लेक्ट कर पाएँ, क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, है ना? यानी ये सबसे हाई लेवल की टीचिंग है। ठीक है। अपर थॉटफुल लर्निंग इससे कहा जाता है। ठीक है। इसको जो फोकस किया जाता है टू डेवलप द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग। ठीक है। कोई एक मसला है, उसको शॉर्ट आउट करना है, क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग, बिल्कुल एकदम जो बच्चों के अंदर आ रही है किसी चीज़ के तई, ठीक है, उसको जो है उसे सोचना है।
ठीक। सिंटेक्स में क्या है कि जैसे हम रिसर्च में नहीं हायरार्की करते हैं, वैसे ये है, एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम के तई हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग किया जाएगा। ठीक है। और सोशल सिस्टम में क्या है, पीपल ऑक्युपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर सेकेंडरी प्लेस। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो प्राइमरी होता है और टीचर क्या होता है वो सेकेंडरी होता है। यानी ये सबसे हाई लेवल की बात है। सपोर्ट सिस्टम में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज नॉट यूज बट एसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड। ठीक है। यानी यहाँ पे सोचने के लिए खूब मौके दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसका एक ही आंसर रहेगा, है ना, आंसर ओनली वन राइट ऑब्जेक्टिव है ना। और यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एटीट्यूड, बिलीव, परसेप्शन, इन्वॉल्वमेंट, तमाम चीज़ों का जो है मुआवजा किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है हम लोग को अच्छे समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यहाँ पे आगे चलते हैं। लर्नर करेक्टरिस्टिक, दो टाइप की करेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मुझे उस किताब से मिली थी, क्या नाम उसका, मदान है ना, मदान पब्लिकेशन, उस किताब से ये मिली है। हाँ, तो इसमें पहला है बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, दूसरा है लर्नर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर की बात अगर किया जाए तो एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें हैं। और लर्नर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो ये द लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड मोटिवेशन, पहली चीज़। ठीक है। उसके बाद जो है, नहीं ये पता है क्या है, ये अलग अलग है। बेसिक पोटेंशियल, उसके बाद सेकंड है लर्नर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और थर्ड जो है लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड मोटिवेशन, फोर्थ है रेडीनेस एंड विल पावर। ये चार जो है एबिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक जो है बच्चों की पाई जाती है। अब आइए ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करते हैं थोड़ा। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था, है ना। ये एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी जैसे नहीं होता है, कोई बड़ा मसला हो गया तो उसमें इकट्ठा बैठ करके एक फैसला होते हैं, सबकी आइडियाज़ को लिया जाता है, फिर कुछ जो है नतीजे फाइंड आउट किया जाता है। यही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। यानी ग्रुप के तमाम मेंबर को उसी ऑब्जेक्टिव पे सोचने की 100% आज़ादी है। ठीक है। और फिर उसके बाद जब तय हो जाए कोई बात तो उसको मानने की 100% जिम्मेदारी है। इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये बेस्ड होता है, ठीक है, प्रीमाइज डेट व्हेन पीपल इंटरेक्ट इन फ्री एंड अनइनहिबिटेड एटमॉस्फेयर। यानी उसको सोचने के लिए फ्री छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि यही सोचना चाहिए। ठीक है। ताकि वो जनरेट करे एक आइडियाज़ को, क्रिएट करे आइडियाज़ को, ताकि उसमें से कुछ सही चीज़ मालूम हो जाए। ठीक है। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोड्यूस एज मेनी आइडियाज़ एज पॉसिबल इन कीपिंग with the belief that the large number of ideas produce the greatest probabilities of identify an acceptable solution। समझ रहे हैं? यानी अगर किसी को हम दबाव डालेंगे तो कैसे सोचेगा, उसको फ्री छोड़ दिया जाए, बस उसको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए कि इस चीज़ के ऊपर सोचना है। ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ के ज़रिए से हम किसी प्रॉब्लम की तरफ शॉर्ट आउट करते हैं। सीधा साधा मतलब ये है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं माइक्रो टीचिंग की तरफ।
माइक्रो टीचिंग क्या है? ये A.W. डेविड एलन ने दिया था 1963 में। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में जो है ये काम कर रहे थे। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का मतलब ये होता है छोटी छोटी स्किल, जो टीचिंग स्किल है उसको 6-6 मिनट के वक्फे के साथ हम एक चैन में चलते रहें, एक साइकिल में चलते रहें। जैसे सबसे पहले प्लान करना है, फिर टीचिंग करनी है, फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा, उसके पीयर्स जो है फीडबैक देंगे, फिर रीप्लान किया जाएगा, फिर री टीचिंग करेंगे, और ये सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग: प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव मतलब जो लेसन प्लान का जो टाइम होता है, ठीक है, लेसन प्लान पढ़ करना। इंटरेक्टिव फेज जो होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन का होता है। पोस्ट एक्टिव जो होता है ये एवेल्युएशन का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है गैगने हायरार्की लर्निंग। तो गैगने में जो है स्टार्ट होता है सिग्नल लर्निंग से। सबसे पहला सिग्नल लर्निंग, यानी किसी सिग्नल को देख करके इशारा समझ जाना, जैसे रेड लाइन क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है स्टिमुलस रिस्पांस, कोई स्टिमुलस आ रहा है तो उसका रिस्पांस देना। उसके बाद थर्ड है चैनिंग, यानी इन दोनों को जोड़ना। फिर उसके बाद वर्बल एसोसिएशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, और सबसे आखिर में प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हायरार्की जो है याद रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गैगने टीचिंग लर्निंग। इसको गैगने 9 इवेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, गैगने टीचिंग लर्निंग या गैगने 9 इवेंट्स। सबसे इसको हमने कैसे याद किया था, याद है आपको? जिस पी पे पाए, है ना, GIS, जिस, P फॉर प्रेजेंटेशन, उसका P पे, PE पे, PAE पाए, है ना, जिस P पे पाए। ठीक है, सबसे पहला जिस, यानी गैनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग लर्नर और स्टिमुलस रिकॉल। और P फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट द स्टिमुलस। उसके बाद पाए, सॉरी, पे, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, इनिशिएट परफॉर्मेंस। उसके बाद पाए से है प्रोवाइड फीडबैक, असेस परफॉर्मेंस, इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, हाँ, देखिए वहाँ पे नीचे लिखा होगा, आपको दिख रहा है ना, कलर्स में लिखा हुआ है, अलग अलग कलर्स में। सबसे पहले गेनिंग अटेंशन। यहाँ पे गेनिंग अटेंशन में टीचर क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन। ठीक है, हाँ, पूरे टॉपिक का किस तरीके से क्या करना है उसको जो है बनाता है। ठीक है, उसका सेकंड में इन्फॉर्म विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, लर्नर्स को जो है इन्फॉर्म करता है कि ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद थर्ड जो है स्टिमुलस प्रीवियर नॉलेज। अब जब क्लास के अंदर पहुँचा तो बच्चों से प्रीवियस क्वेश्चन करेगा, प्रीवियस नॉलेज लेगा। फिर फोर्थ में जो है प्रेजेंट स्टिमुलस, यानी लर्नर को इंट्रोड्यूस करेगा न्यू कंटेंट के बारे में कि भाई ये मतलब पावर पॉइंट के माध्यम से, वीडियो, इसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, ये समझ लीजिए। उसका फिफ्थ में जो है बच्चों को जो है प्रोवाइडिंग गाइडेंस किया जाएगा। फिर सिक्स में जो है इनिशिएट परफॉर्मेंस, यानी डायग्नोसिस किया जाएगा कि बच्चे कितना परफॉर्मेंस करें, जांचा जाएगा।
उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक, उसके अकॉर्डिंग उनको फीडबैक दिया जाएगा। फिर 8वां है असेस और परफॉर्मेंस किया जाएगा, परफॉर्मेंस पे असेस किया जाएगा। फिर 9वां जो है 9th इनहेंस रिटेंशन, ठीक है। यानी फिर उसके बाद उनको जो है उनको मतलब जांचा जाएगा कि भाई आप इस लायक हैं, आप ये जॉब करिए, मतलब उनके लिए यानी असिस्ट करेंगे, ठीक है। यानी टीचर नहीं गाइड करता है, गाइडेंस देता है कि आप इसके लिए आप मेडिकल कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो ये इनहेंस रिटेंशन का मतलब वही है यहाँ पे कि इंश्योर करेंगे उनकी स्किल को कि आप इस लायक हैं, ठीक है। बट निगेटिव कमेंट नहीं देना है भाई। उसके बाद मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसी जो है यानी मूक जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, है ना। जो यहाँ पे है कोर्सेज, ये सवाल आता है बहुत, लेकिन यहाँ पे दिया होगा मूक प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोवाइडर्स। तो प्लेटफॉर्म जैसे नेपटेल हो गया, मूक किट हो गया, IITPS, स्वयं, है ना, ये सब जो है इसके यानी प्लेटफॉर्म्स हैं। और प्रोवाइडर्स ये है, जैसे राइट हैंड में जो दिया हुआ है EDX, कोर्सेरा, है ना, यूडेमी, यूडेसिटी, है ना, कोडीकेडमी, एलिसन, फ्यूचर लर्न, ओपन टू स्टडी, आईवर्सिटी, ठीक है, कैनवेस, ये तमाम जो है ये प्रोवाइडर्स हैं। अब आइए यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये 9 इवेंट्स हैं, समझ रहे हैं, ये 9 इवेंट्स हैं। MHRD जो डिज़ाइन किया है 9 नेशनल कोऑर्डिनेट्स। आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला AICTE, ठीक है, जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए माना जाता है। सेकंड है CEC, जिसको हम कहते हैं कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे नॉन टेक्नोलॉजी UG डिग्री प्रोग्राम की बात की जाती है। जी यस, प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइडर जो अच्छा अच्छा मूव्स, अच्छा पीछे कह रहे हैं आप। इनिशिएटिव वाला जो है टर्म जो है इंस्टीट्यूट, ओके इंस्टीट्यूट बिहाइंड प्लेटफॉर्म, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, MHRD एंड माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जो है चलते हैं 9 कोऑर्डिनेट की तरफ, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जो है हमने ये कहा कि टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं AICTE। उसका सेकंड जो है CEC, ठीक है, ये नॉन टेक्नोलॉजी और UG डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU, ये जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जो है और डिग्री कोर्स भी करवाती है, ठीक है। उसके बाद IIMB, ये मैनेजमेंट का कोर्सेस करवाते हैं। और NCERT, ये 9 से 12 तक स्कूल एजुकेशन। और NIOS, ये भी 9 से 12, ये ओपन स्कूल एजुकेशन। उसके बाद जो है नीतर, ये क्या है, ये टीचर ट्रेनिंग के लिए माने जाते हैं। उसके बाद जो है नेप्टेल, ये क्या है, टेक्निकल इंजीनियरिंग UG और PG डिग्री ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है UGC, नॉन टेक्नोलॉजी PG डिग्री प्रोग्राम, है ना, इससे बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जुड़े रहते हैं।
अब हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। पहला जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्णा कमीशन भी कहते हैं, 1948 एंड 1949। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा इनके चेयरमैनशिप में जो है ये कमीशन आया था। इस कमीशन को मेनली जो फॉर्म किया गया था वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। इसमें इट वाज द सेटअप इंक्वायर इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इसकी इंक्वायरी की गई थी। दूसरा है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मनी। तीसरा है इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग ऑफ यूजीसी। इसका सजेशन था कि यूजीसी से आप जो है अपने हायर एजुकेशन को जोड़ लिया जाए, जो आज जुड़ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम मुदालियार कमीशन भी कहते हैं, 1952-53। इसको ये चेयरमैन अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, ये वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। 4 मेजर जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के एम्स थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाना है बच्चों को। दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है कि वो कमाने खाने के लायक हो जाए। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी उनकी शख्सियत को जो है अच्छा बनाया जाए। चौथा है एजुकेशन फॉर लीडरशिप, ठीक है। दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ देयर resolution to bring change in the present education system and make it better for the nation, यानी जो प्रेजेंट का जो हाल का जो चल रहा है उससे हम फ्यूचर को बेहतर देखना चाह रहे हैं। इस तरीके से ये सोच करके ये बना था सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद आता है कोठारी कमीशन, ये सबसे बड़ा कमीशन है, इसको हम एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1964-66 यानी 1964 टू 1966। ये अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। रिपोर्ट टाइटल का नाम जो है एजुकेशन एंड नेशन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कॉमन स्कूल सिस्टम, और तीसरा 10+2+3 स्ट्रक्चर दिया गया था। नेबरहुड स्कूल की बात की गई थी। उसके बाद है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसी में दिया गया था कि ऑल चिल्ड्रेंस अप टू एज ऑफ 14, ठीक है, सबको जो है एजुकेशन दिया जाए, आर्टिकल 45। उसके बाद नेक्स्ट है टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ द स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है हाई प्रियोरिटी इज टू द गिवन, हाँ, साइंस एजुकेशन को ज़्यादा प्रियोरिटी दिया जाए एंड रिसर्च, जो हम लोग दे रहे हैं माशाल्लाह, है नहीं। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, एजुकेशन, अच्छा, इसको जो है अंडर द चेयरमैन ऑफ आचार्य रामामूर्ति थे। एजुकेशन इज़ यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी। ये सवाल, ये क्वेश्चन आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात सबसे पहले कहाँ हुई, तो ये क्या है, NPE 1986 में। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन्स, ST एंड SC कम्युनिटीज़, ठीक है। SC और ST कम्युनिटीज़ की इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई थी स्पेशली तौर पे। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है ना, जबकि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में खुली थी,
85, ठीक है। उसके बाद डाइट भी इसी में खुला था 86 में ही, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये ओपन यूनिवर्सिटी क्यों है करता है? इसमें क्वेश्चन आता है who was the first open university in India? तो इग्नू है? इग्नू नहीं है। अच्छा, हिंदी ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया फर्स्ट। अच्छा, इन इंडिया। वहाँ पे अभी नहीं है हैदराबाद में, तेलंगाना में, वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो उसका क्या आंसर है? वही है आंध्रा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ना? जी 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 जी, हाँ, ओके। उसके बाद एनपीई को हम जो है चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एनपीई को हम चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। ये जो है इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ एनपीई, ठीक है, एनपीई 1986। इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, और इसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी, जिसमें कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, इसको छत्र उपाध्याय कमेटी भी कहा जाता है, 1983-85, अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर छत्र उपाध्याय, ठीक है, इनके अंडर में हुआ था। रिपोर्ट टाइटल है द टीचर एंड सोसाइटी, ठीक है। इसमें क्या बात कही गई है कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स एज वेल एज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और टीचर एजुकेशन दोनों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनके स्टैंडर्ड को। उसके बाद 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स आफ्टर 12 फॉर एलिमेंट्री, ये बात कही गई। उसके बाद प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम एंड क्लोजर स्क्रूटिनी of methodology and adopted for in-service education of teacher. It is also recommended for the in-service education must be imaginative, bold and varied. ठीक है, ये सब बातें जो है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स में कहा गया था। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको NCF 2005 कहा जाता है। प्रोफेसर यशपाल जो है चेयरमैन थे इसके। 5 कंपोनेंट्स थे NCF के, ठीक है। पहला है पर्सपेक्टिव, दूसरा लर्निंग एंड नॉलेज, तीसरा है करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, फिफ्थ है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। पहला जो पर्सपेक्टिव ऑफ NCF है, इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए 5 ऑब्जेक्टिव हैं। टू शिफ्टिंग लर्निंग फ्रॉम रोड मेथड, सेकंड है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट्स मोर फ्लेक्सिबल, यानी एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाया जाए। टू इनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज beyond textbooks, nurturing and overriding, identify informed by caring concern within the democratic policy of the country। उसके बाद फोकस स्टडी जो है NCF का फोकस किस पे था, ये थोड़ा देखते हैं। 3 चीज़ें में फोकस था, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पहला है लर्निंग विदाउट बर्डन, सेकंड है टू प्रमोट यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू 14 ईयर्स, थर्ड है टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ वननेस, डेमोक्रेसी एंड
यूनिटी इन द स्टूडेंट्स। अब आइए नेशनल नॉलेज कमीशन NKC 2005-2007, ये सम पित्रोदा, इस बार क्वेश्चन आया था। ये सम पित्रोदा जो है नेशनल नॉलेज कमीशन दिए थे इन्होंने अंडर द चेयरमैन। रिकमेंडेशन कीज जो है, देखिए सबसे पहले क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई थी। द कमीशन एम्ड एक्सपेंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये इनका मकसद था। इन्होंने सजेस्ट किया था क्रिएशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 यूनिवर्सिटीज़ by the year 2015 by partly restructuring the existing university। ठीक है। सेकंड है द नेशनल नॉलेज कमीशन हैज़ रिकमेंडेड सेटिंग अप इराहे, ठीक है, विच वुड हेल्प टू द रिड्यूस द करंट बैरियर्स। हाँ, इराहे क्या है? एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड एक्सेस to technology for all citizens, the establishment of National Research Foundation, the creation of National Talent Search Examination, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है जस्टिस वर्मा कमीशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2012 constituted a report High Power Commission on Teacher Education। इसका टाइटल पूछा था एक बार, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। द मेजर रिकमेंडेशन बाय जस्टिस वर्मा कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन वर एज फॉलो। देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहला है द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट टू रिड्यूस द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचिंग इस नॉर्थन रीजन, ठीक है। उसका सेकंड है अ ट्रांसपेरेंट प्रोड्यूस ऑफ टीचिंग मस्ट बी कंडक्ट फॉर प्री सर्विस टीचर्स to pursue the teacher education program। next है teacher education must be made part of higher education system, ठीक है। next है the duration of term of teachers education program must be improved according to the recommendation of Education Commission 1966, the implementation of which is yet to occur। It is also recommended that the new teaching education institute must be located in the multi and interdisciplinary environment, ठीक है। फिर नेक्स्ट है existing teacher education program should be redesigned according to the recommendation put forward by the NCF for teacher education, यानी NCFTE 2009 and other related source। It put forward the need to set level of academic body for the continuous reflection and analysis for the teacher education program। The first professional degree and diploma in teacher education must be offered only face-to-face mode as per policy, यानी डिस्टेंस अब नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मस्ट बी ओनली परस्यूड फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। नेक्स्ट है एंड लास्ट है बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन
of Justice Verma Commission, NCTE expand 1-year B.Ed course to 2 years course from session 2015 to 16 as per NCTE Regulation 2014. ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेकंड है इक्विटी एंड इंक्लूजन, थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। वेरी गुड। की फीचर जो है, की फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सबसे पहला है इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस, यानी यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर किया जाए, ठीक है, एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू ग्रेड 12, ठीक है। दूसरा है इंश्योर क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 3 to 16 ईयर। और 10+2 स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड, 1+2 हो गया, 10+2 वहाँ पे होगा। 10+2 स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड 5+3+3+4। अच्छा, इसका क्या तरीका है, नीचे देखिए। पहला जो है 5 है फाउंडेशन स्टेज, 3 ईयर प्री स्कूल रहेगा, उसके बाद क्लास फर्स्ट एंड सेकंड एंड एज ऑफ 3 to 8, ठीक है। यानी सेकंड 2 साल जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड है प्रीपरेटरी स्टेज, 3 इयर्स की होती है, क्लास 3 to 5th, एज जो है 8 से 11 साल। उसके बाद थर्ड जो है मिडिल स्टेज, 3 इयर्स, क्लास 6 to 8 ईयर, ठीक है, क्लास 6 to 8। एज क्या होनी चाहिए, 11 से 14 साल। सेकेंडरी स्टेज 4th ईयर्स, ठीक है, यानी जो 4th है, तो क्लास 9 to 12, इसमें एज जो है 14 से 18 होगा। नो हार्ड सेपरेशन, एस्टेब्लिशिंग नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मल्टीलिंग्विस्टिसिज्म एंड इंडियन लैंग्वेज। उसके बाद असेसमेंट रिफॉर्म किया जाए, परख, ठीक है, असेसमेंट के लिए परख का यूज़ किया जाए। परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद जो है नेक्स्ट है एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन क्लास 6, अचीवमेंट 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। उसके बाद नेक्स्ट है द सेंट्रल एंड स्टेट विल बी वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% GDP एट द अर्लीस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम इंक्रीजिंग GER, यानी जनरल एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, इन हायर एजुकेशन टू 50%, सॉरी जनरल नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नॉट जनरल, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये 50% हायर एजुकेशन के लिए और 100% यानी क्या बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। NEP 2020 एम टू इंक्रीज द 100% यानी ग्रॉस रूट एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल लेवल 2030 तक, वेयर GER इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3 से बढ़ा करके 50% 2035 तक करना है। वो दोनों बातें आ गई ना।
हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। पहला है, सबसे पहले टास्क को एनालाइज करना है, उसके बाद प्लान को सेट करना है, नेक्स्ट है अप्लाई स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटर करना है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस का इवेलुएट करना है। यानी सबसे पहले प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट। हाँ मेरे अल्लाह। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, सेल्फ सफिशिएंट इन इकोनॉमिक्स। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 74, सेल्फ रियलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ। उसका फिफ्थ है 1974 से 79, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सिक्स है 1980 से 85, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। 7 5 ईयर प्लान 1985 से 90 तक, मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। 8 5 ईयर प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। 9 5 ईयर प्लान रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट 10 5 ईयर प्लान इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट। 11 5 ईयर प्लान ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। 12th 5 ईयर प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्या राय है आपकी? आज के लिए इतना ही रखते हैं डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही रखते हैं।